गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से मैं सामाजिक का अध्यापक हमारे अतीत भाग फर्स्ट कक्षा 7 के लिए इतिहास की इस पुस्तक के अंतर्गत आज हमारा लेसन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल में हम आगे पढ़ेंगे। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर हुई नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्रों यानी बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, काफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसल उन लोगों के साथ आए जो नए विचार को भी लेकर के आए थे। परिणाम स्वरूप ये काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी रहा है। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर आना जाना बहुत बढ़ गया। अवसर की तलाश में लोग झुंड के झुंड दूर की यात्राएं करने लगे। इस उप महाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला था। 18वीं 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और समान वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, मुंशियों आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्र में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तनों के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर के अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी
जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिकों की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसान के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। लोग खेती से खाली जमीन में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपप्रजातियों में बांटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्होंने समाज में ऊंची या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और राज संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा नहीं हो सकता था, किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बताती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। कुल मिलाकर के वे किसी राज्य की एक छोटी सफाई इकाई भर होते थे। अगला टॉपिक है क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए। में इसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल, गोंड से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान के गजन तक फैला हुआ था, जिसे संपूर्ण दक्षिण भारत, द्रविड़ जो भी था, गोंड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग इसकी सेना के आगे प्लान कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकारों का उल्लेख क्यों करते हैं। भाषा
तथा क्षेत्र। सन 1358 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिणी कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में और मावारी तमिलनाडु में, गोंडी बंगाल में, अवधी पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं को एक सूची बनाइए। भाषाओं के नामों को बताइए और उल्लेख कीजिए। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न हैं उन्हें चारों ओर घेरा खींच दीजिए। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकार भाग पर फैल इन क्षेत्रों का विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें कई परंपराओं से लगता है जो इस क्षेत्रों में उभरी हुई थी। इन परंपराओं में कुछ दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से 1750 के बीच के हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कट करके अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र, उनकी विशेषताएं बनी रही, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर चुके हैं, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में बड़े बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होते थे। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही उनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं,
उसमें भी इसी युग में के महत्वपूर्ण बदलाव आया। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजा महाराजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, वर्चस्वता आदि। संस्कृतों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसे इस उपमहाद्वीप में नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्मग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह ही की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इनका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्री, न्यायशास्त्री अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिवत नेता मानते थे। कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व का खलीफा कहलाते थे। आगे भी इनकी परंपरा चली। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं। विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नता देखने को मिलती है। आज हम इतना रखेंगे बच्चों, कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक आपको इसमें से मैं 1-2 प्रश्न दे रहा हूँ, वो आपको करके लाने हैं। बताता हूँ भी। छोटा सा रहा है, इसको ख़त्म ही कर देते हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल एक घड़ी या कैलेंडर की तरह ही नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। वह दिखाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रखा है, कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए और तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटते हैं: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन
इस विचार पर आधारित था कि धर्म की एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई और भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में उस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों को विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, सहकार। भारत के इतिहास के यह 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से भी की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और इस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। इन हजारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहते हैं। कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को इतनी समृद्ध हो गई है कि उसने यूरोप और व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया है। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का ध्यान देते चलें, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप प्राय जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देख लें कि कहाँ बदलाव आया और कहाँ नहीं। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा पाठ समाप्त हुआ। आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के और 10 तक के करके लाने हैं। ये देख लीजिए आप 6 प्रश्नों को। इनको आपको आपके होमवर्क की कॉपी में कर के लाना है। जब आपका काम पूरा हो जाए तो आप चेक कराने आ जाएं। तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों।